दोस्तों नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंट्रोइड का आज हमारा 14th एपिसोड है। लास्ट एपिसोड में हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को समझा था, उसके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस किए, एक्सपेरिमेंट्स किए। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग थोड़ी अच्छी बनी होगी। आज का जो एपिसोड है इसमें हम उसी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस की थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि इमेजिन कीजिए कि मेरे पास एक आदमी है और वो ग्राउंड पे खड़ा है, ठीक है, और इसका अपना जो मास है वो है मान लीजिए 80 किलोग्राम। इसने एक बॉल को होल्ड किया हुआ है जिसका मास है 20 किलोग्राम और ये बॉल को थ्रो कर रहा है हॉरिजॉन्टली 4 मीटर पर सेकंड से। ये कर सकता है, ये इसकी कैपेसिटी आप ये समझिए कि बॉल को 4 मीटर पर सेकंड से थ्रो कर सकता है। तो यहां पे आप अगर ये पूछें कि बॉल की जो वेलोसिटी बनेगी विद रिस्पेक्ट टू मैन, वो मेरी 4i कैप होगी। मैं इस डायरेक्शन को i कैप बोल रहा हूं और इस डायरेक्शन को j कैप बोल रहा हूं। तो बॉल की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मैन जो है वो ये आएगी। और आप यहां पे ये भी कह सकते हो वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या विद रिस्पेक्ट टू दिस ओ पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन मेरा फिक्स्ड है भाई, तो वो भी आपका 4i कैप होगा यहां पे। आदमी, क्योंकि आदमी खुद ग्राउंड पे है और आदमी रुका हुआ है, तो जो बॉल की स्पीड आदमी के रेस्पेक्ट में होगी या ग्राउंड पे के रेस्पेक्ट में होगी वो दोनों बराबर ही होंगी। बट जरा इमेजिन कीजिए कि अगर मैं इस आदमी को ग्राउंड पे ना रख के किसी वुडन ब्लॉक पे खड़ा कर दूं। यहां पे मेरे पास वुडन ब्लॉक है कोई 120 किलोग्राम का, मान लो कि 120 किलोग्राम का वुडन ब्लॉक है और नीचे मेरे पास पानी है इसके, वाटर। तो वाटर में वुडन ब्लॉक एक तरह से बोट की तरह ले लो ना, ये बोट है, ठीक है, 120 किलोग्राम की बोट है या वुडन ब्लॉक है, आप ये समझिए। और ये आदमी 80 किलोग्राम का हो गया। अब अगेन ये बॉल को थ्रो कर रहा है 4 मीटर पर सेकंड से। तो इस बार जो बॉल की स्पीड होगी विद रिस्पेक्ट टू मैन वो आपको 4 मीटर पर सेकंड से बाहर की तरफ फेंक रहा है। 4i कैप कह सकते हो। आदमी के रेस्पेक्ट में जो इसकी बॉल की वेलोसिटी आएगी वो 4i कैप बनेगी। लेकिन अगर मैं यहां पर यह बोलूं कि बताओ बॉल की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगी, इस ओ पॉइंट के रेस्पेक्ट में क्या होगी, क्या वो स्टिल 4i कैप होगी क्या? नहीं जनाब, ये गलत है। ये इस बार ये बराबर नहीं होगा। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 4i कैप नहीं आएगी भाई। आदमी बॉल की जो स्पीड आएगी, वेलोसिटी आएगी, वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 4i कैप नहीं आएगी। आदमी के रेस्पेक्ट में स्टिल उतनी रहेगी। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, क्या हुआ इस बार? इस बार ऐसा ये हुआ कि जैसे बॉल को ये फेंकेगा तो बॉल के ऊपर कुछ फोर्स लगाएगा, बॉल उतना ही फोर्स, रिएक्शन फोर्स आदमी पे भी लगाएगी। तो अब आदमी और ये जो ब्लॉक है, ये दोनों क्योंकि एक ही बॉडी की तरह हम ट्रीट करेंगे, ये दोनों अब पीछे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉल की वेलोसिटी आदमी के रेस्पेक्ट में अगर 4 है तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 4 नहीं है, क्योंकि आदमी खुद मूव कर रहा है यहां पे। पॉइंट को समझिए। तो अब ऐसे केस में चीजें थोड़ी सी बदल जाएंगी। और यहाँ पे पूछा क्या है आपसे, जरा देखिए। तो मैंने दो सिचुएशन आपको बताई, ये दोनों कैसे डिफरेंट है। क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है आफ्टर थ्रोइंग द बॉल, आफ्टर 3 सेकेंड ऑफ थ्रोइंग द बॉल, हाउ मच डिस्टेंस दिस ब्लॉक विल कवर। 3 सेकेंड के बाद, बॉल थ्रो करने के 3 सेकेंड बाद कितना ये ब्लॉक जो है आगे मूव कर जाएगा, ये पूछा है आपसे। तो असल में ब्लॉक सिर्फ अकेला नहीं है, 80 किलोग्राम का आदमी भी इसके ऊपर है। तो इसका मतलब टोटल मास की अगर मैं बात करूंगा, अगर मैं इसको एक सिस्टम की तरह ले लूं, तो 200 किलोग्राम जो मास है वो कितना पीछे की तरफ मूव करेगा। बॉल हमने आगे की तरफ थ्रो किया 20 किलो की, 4 मीटर पर सेकंड से विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो अब यहां पे क्या करेंगे, अगर आप ध्यान से देखें तो आदमी और जो बॉल है, आदमी बॉल के ऊपर फोर्स लगा रहा है, बॉल आदमी के ऊपर लगा रहा है। ये एक इंटरनल फोर्स हो गया। अगर मैं पूरे को एक सिस्टम का हिस्सा ले लूं तो ये एक इंटरनल फोर्स की तरह हो गया। और इंटरनल फोर्स जब काम करते हैं तो मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है दोस्तों। मोमेंटम मेरा कंजर्व रहेगा। तो यहां पे भी आप ये कह सकते हो मोमेंटम मेरा कंजर्व है। बॉल थ्रो करने से पहले मोमेंटम क्या था, 0। तो बॉल थ्रो करने के बाद भी मोमेंटम मेरा 0 ही रहेगा। तो इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा बताओ, बॉल थ्रो करने के बाद 20 किलोग्राम की तो बॉल है, इनटू आप क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखोगे भाई, प्लस 200 इंटू 200 किलोग्राम ये होगा ना, 120 और 80 इंटू वेलोसिटी ऑफ मे बी मैन बोल दो या ब्लॉक बोल दो, एक ही बात है, क्योंकि मैन और ब्लॉक दोनों एक ही बॉडी का हिस्सा है। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आप इस तरह से
मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हो। अब सवाल यह है कि वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आएगी। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ, और में भी थोड़ा सा उल्टा लिखते हैं, आपने रिलेटिव वेलोसिटी में पढ़ा होगा, ठीक है। तो क्यों ना मैं ऐसे लिख दूं कि वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू मैन। आप इस तरह से कह सकते हो भाई, रिलेटिव वेलोसिटी में आपने पढ़ा है ये, ठीक है। अब जरा देखिए, अगर मैं यहां पे लिखूंगा तो कह सकता हूं वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस 4i कैप, ठीक है जी। तो एक काम करता हूं, इसकी जगह पे ये पुट कर देता हूं। तो अगर मैं पुट करूंगा तो 0 इज इक्वल टू 20 इंटू वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस 4i कैप प्लस 200 इंटू वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सही है जी, ऐसे कर सकते हैं। तो यहां से अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मैं कह सकता हूं कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विल बी इक्वल टू -80 अपॉन 220 आई कैप। एक बार जरा देख लीजिए अभी, ठीक है। तो यहां से ये कट गया मेरा, तो कितना बन गया -4/11 आई कैप। ये क्या बन गया मेरा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आदमी की वेलोसिटी मेरे को मिल गई है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आदमी माने ये जो बोट एंड आदमी है, दोनों एक ही चीज है भाई, ठीक है। तो बन जाएगा 4/11 मीटर पर सेकेंड, और माइनस आई कैप का मतलब पीछे की तरफ जाएगा। अब सवाल ये है कि 3 सेकंड में कितना पीछे की तरफ मूव करेगा ये। तो आप एक काम करो, आप इसको 3 से गुणा कर दो भाई। तो आप बताओ डिस्टेंस कवर्ड क्या होगी, बताओ। यहां से अगर मैं डिस्टेंस कवर्ड की बात करूं, डिस्टेंस कवर्ड विल बी इक्वल टू 4/11 इंटू 3 कर दो, इतना मीटर आपकी डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगी, ठीक है। पीछे की तरफ कितना आ जाएगा 3 सेकंड में, तो ये बन जाएगा 12/11। आई होप आपको समझ आएगी कैसे हम सोल्व करेंगे। तो मोमेंटम कंजर्वेशन में आप जो वेलोसिटीज लिखते हो ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखा करो, और ये ध्यान से देखा करो कि कौन सी वेलोसिटी आपको पता है। तो इसमें थोड़ा सा रिलेटिव मोशन का भी इस्तेमाल होगा दोस्तों, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक और सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि इमेजिन कीजिए कि मेरे पास एक पेंडुलम है। यहाँ पे कोई पेंडुलम है जिसमें ये मासलेस है, और इस बॉडी का जो मास है, यहाँ पे कोई ब्लॉक ले लो, चलो वुडन ब्लॉक ले लो। यहाँ पे कोई वुडन ब्लॉक है और इसका जो मास है वो मान लीजिए है 10 किलोग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे एक पैलेट आ रही है, एक बुलेट आ रही है, एक मतलब स्फेरिकल पैलेट मान लो इसको। ये हमने इसकी तरफ थ्रो की है और ये है मान लीजिए 1 किलोग्राम की, और ये इसको हिट करती है और इसके अंदर धंस जाती है, सोचिए, ठीक है। ये इसकी कोई स्पीड थी vi, वेलोसिटी थी इस तरफ, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी, या इसको जो भी बोलना है आप इसको बोल सकते हो, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या पैलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में बोल सकते हो, ठीक है। तो ये ऐसे आती है और ये इसके अंदर धंस जाती है, वुडन ब्लॉक के अंदर। धंसने के बाद ये दोनों एक साथ ही मूव करते हैं। अब तो दोनों क्या करेंगे, दोनों ऐसे आपके ये ऐसे सर्कुलर चढ़ेंगे और ये यहां तक चढ़ जाते हैं, यहां तक आ जाते हैं। ये आपको दे रखा है कि ये आपका मूव कर जाता है 10 डिग्री के अराउंड, ठीक है। ये 10 डिग्री के अराउंड मूव कर जाता है, और ये जो लेंथ है ये मेरी 1 मीटर है। तो मैं सुनील जी से रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ये 1 मीटर आपका मूव लेंथ है और ये 10 डिग्री आपका ऊपर चढ़ जाता है। सवाल यहाँ पे ये है कि आपको बताना है कि कितनी स्पीड से ये टकराया है यहाँ पे, ठीक है। तो थैंक यू सुनील जी। तो कितनी स्पीड से ये टकराया है ये आपको कैलकुलेट करना है दोस्तों। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, कहानी बड़ी सिंपल है, जरा देखिए। सबसे पहले आप ये देखो कि यहां पे क्या स्पीड रही होगी। इस जगह पे ब्लॉक प्लस जो पैलेट है दोनों एक साथ ही हो गए, 11 किलोग्राम हो चुका अब ये। तो 11 किलोग्राम की क्या स्पीड रही होगी कि इस हाइट तक चढ़ा है। इसको कैसे देखोगे, इसके लिए हम एनर्जी कंजर्वेशन का सहारा लगा सकते हैं। मैकेनिकल एनर्जी मेरी कंजर्व रहेगी क्योंकि यहाँ पे कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हम नहीं कंसीडर कर रहे हैं। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी आएगी, इसको अगर मैं रेफरेंस लेवल ले लूँ,
वो एनर्जी अब यहाँ पे क्या बन जाएगी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्पीड मेरी 0 हो गई है ब्लॉक की। इसका मतलब जो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी थी वो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है। मैं रेफरेंस इसको मान रहा हूं, दिस इज माय रेफरेंस लेवल, ये मेरा रेफरेंस लेवल है दोस्तों। तो बताओ यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, वो है हाफ mv²। ये यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है, तो और पोटेंशियल यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे काइनेटिक 0 है और यहाँ पे पोटेंशियल जो है वो क्या होगी, वो होगी mgh। m की वैल्यू है 11, g मेरा 9.81 ले लो, और h की वैल्यू क्या होगी, कितनी हाइट पे है ये देख लो। तो ये हाइट कितनी होगी, ये पूरी हाइट है 1 और ये हाइट है, ये भी 1 ही है, तो 1 को स्टैंड कर दो ना यार, ये हाइट आ जाएगी। लेकिन हमें तो ये चाहिए ना यार, रेफरेंस लेवल से कितना ऊपर है, तो बन जाएगा 1 माइनस कोस 10 डिग्री। ये आपकी ये एक्स्ट्रा हाइट आ गई है, तो ये मेरा mgh हो गया। 11 से 11 मेरा कट गया भाई, तो यहां से v² की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 2 इंटू 9.81 इंटू 1 माइनस कोस 10 डिग्री, और यहां से इसका ये आपका हट जाएगा। तो ये मेरे पास स्पीड आएगी किसकी, ब्लॉक प्लस पैलेट दोनों की अंदर जाने के बाद, जैसे ये इससे टकराएगा उसके अंदर घुस जाएगा ये, और अंदर घुसने के बाद ये स्पीड आपको देखने को मिलेगी। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं भाई, ठीक है। तो अगर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो 2 इंटू 9.81 इंटू 1 माइनस कोस ऑफ 10 डिग्री, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो निकल के आ रही है वो है 0.55, 0.546 लिख लो भाई, ये थोड़ा सा ज़्यादा प्रिसाइज कर लेते हैं, ठीक है। ये मेरे पास इसकी स्पीड निकल के आएगी, इस तरह से स्पीड निकाल के। वेलोसिटी निकली है तो आई कैप और लगा दो इसके साथ, क्योंकि मैं इधर इस डायरेक्शन को आई कैप बोल रहा हूँ, ठीक है। ये डायरेक्शन मेरी आई कैप है। तो अब आप जरा देखिए, अब मुझे क्या करना है बताओ। मुझे पता चल गया यहाँ पे क्या लॉन्चिंग स्पीड थी, जैसे बॉल इसके अंदर धसी है उसके बाद किस स्पीड से आगे की तरफ जा रहा है, ये मुझे पता चल गया। अब इसके ऊपर आइए, अब 10 किलोग्राम और 1 किलोग्राम के ऊपर टकराने से पहले इसकी कोई स्पीड रही होगी इस बॉल की या पैलेट की, और टकराने के बाद ये दोनों इसके अंदर धस चुकी है और 11 किलोग्राम बन चुका है, और उसके बाद ये स्पीड है। तो इसका मतलब यहां पे क्या हुआ है, यहां पे इंटरनल फोर्सेस ने काम किया है। यहां पे मैं मोमेंटम को कंजर्व कर सकता हूं। तो अगर मैं मोमेंटम कंजर्व करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा जस्ट इंपैक्ट होने से पहले क्या मोमेंटम था इस पूरे सिस्टम का। इस दोनों को मैं एक सिस्टम की तरह ले रहा हूं। इस बार इसको अंदर नहीं ले रहा हूं इसके, जब ये जस्ट बाहर थी इससे। तो बताओ इसका मोमेंटम क्या बनेगा, इसका मोमेंटम बनेगा, इसका मास है 1 किलोग्राम इनटू v वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये आपने लिख दिया, ठीक है। ये तो, और इसका तो ये तो रेस्ट पे था टकराने से पहले, तो इसका मोमेंटम होगा 0। ये इनिशियल मोमेंटम होगा इक्वल टू धंसने के जस्ट बाद क्या मोमेंटम है, धंसने के जस्ट बाद ये 11 हो चुका है भाई मास इसका, और जो वेलोसिटी है वो क्या हो चुकी है 0.546 आई कैप, ये इसकी वेलोसिटी हो चुकी है। तो यहां से आप क्या बोलोगे, यहां से आप निकालोगे वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये आप निकाल सकते हो, और वो आएगी 11 इंटू 0.546 आई कैप। ये मेरे पास वेलोसिटी ऑफ बॉल आएगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इसकी वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूं तो सीधा सीधा मैं इसको कैलकुलेट कर सकता हूं, और ये आएगी 6 मीटर पर सेकेंड। ये बन जाएगा मेरे पास 6 मीटर पर सेकेंड। तो हम क्या कर सकते हैं, और आई कैप, तो हम इस तरह से बॉल की वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया दोस्तों, आसान क्वेश्चन था। तो यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन भी लगा है और यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी हमने यूज किया है, ठीक है। जब भी इंटरनल फोर्सेस होंगे ना, इंटरनल फोर्सेस जहां पे भी काम कर रहे होंगे वहां पे मोमेंटम तो सिस्टम का कंजर्व रहेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा जो सब सिस्टम होते हैं, सिस्टम के अंदर जो छोटे सिस्टम होते हैं, जरूरी नहीं है कि उनका मोमेंटम भी कंजर्व रहे, उनका मोमेंटम आपस में बदल सकता है, बट जो ओवरऑल सिस्टम जिसके अंदर इंटरनल फोर्सेस काम कर रहे हैं उसका मोमेंटम कंजर्व रहेगा। एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी इंटरनल फोर्सेस की वजह से, रह भी सकती है नहीं भी रह सकती, कोई जरूरी नहीं है। इंटरनल फोर्स की वजह से एनर्जी आपकी चेंज हो सकती है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बट मोमेंटम जो है वो आपका कंजर्व रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक सवाल और देखते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए कुछ किस तरह का है, उसको जरा एक बार देखते हैं। सोचिए मेरे पास एक बुलेट है और ये हॉरिजॉन्टल ऐसे ट्रेवल कर रही है,
और आपको ये दे रखा है कि ये 4 किलोग्राम का कोई प्रोजेक्टाइल है, बुलेट मत मानो इसको, कोई भी प्रोजेक्टाइल मान लो, मिसाइल मान लो, ठीक है। और ये ट्रेवल कर रहा है, इसकी स्पीड दे रखी है 600 मीटर पर सेकेंड, 600 मीटर पर सेकेंड से ये हॉरिजॉन्टली ट्रेवल कर रहा है। अब कोई ऐसी कोई पोजीशन है, कोई समवेयर, ठीक है, वहां पे ये एक्सप्लोड हो जाता है, इसके अंदर एक्सप्लोजन हो जाता है। एक्सप्लोजन होने के बाद इसके दो टुकड़े बनते हैं, एक टुकड़ा बनता है 1.5 किलोग्राम का और एक बनता है 2.5 किलोग्राम का। दो टुकड़े में ये बट जाता है, ठीक है। यहां पे समवेयर मान लीजिए ये कोई पोजीशन है, ठीक है, यहां पे ये दो टुकड़ों में बटता है। अच्छा, ये कह रहा है कि इफ द फ्रेगमेंट ट्रेवल अलोंग द पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री शोन, आपको कुछ ट्रेजेक्ट्री दिखा रखी हैं, जो इसके दो फ्रेगमेंट बनेंगे, वो इस तरह से उनकी ट्रेजेक्ट्री आपको दे रखी है। दूसरा कुछ इस तरह का दे रखा है, ठीक है। दो हिस्सों में टूटता है ये, और दो हिस्से कौन कौन से हैं? जो ये वाला हिस्सा है ये आपका 1.5 किलोग्राम का है, और ये आपको दे रखा है 45 डिग्री है भाई, 45 डिग्री, ठीक है। ये है एम या ए बोल दो, ए पार्टिकल जो है ना, और उसका मास जो है वो ये है, मतलब जो 1.5 किलोग्राम वाला जो फ्रेगमेंट है वो आपका इधर चला जाता है, ठीक है। ए जो है फ्रेगमेंट वो 1.5 किलोग्राम का है और वो 45 डिग्री पे ऐसे जा रहा है, और बी जो है वो आपका इस तरफ है, तो ये आप कह सकते हो वी ए होगा और इधर मेरा वी बी होगा, और ये आपका मास है। ये एंगल आपको दे रखा 30 डिग्री, यहां पे दे रखा 30 डिग्री। ये सवाल है। दूसरा सुनिए, ये हाइट जो है ये दे रखी है 60 मीटर की, और ये जो डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो कवर कर रहा है, ये दे रखा है डी बी, और ये जो डिस्टेंस है ये दे रहा है डी ए। इस तरह से है भाई। सवाल क्या है सुनिए, सवाल ये है कि डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ ईच फ्रेगमेंट जस्ट आफ्टर द एक्सप्लोजन एंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस। आपको ये बताने क्या स्पीड होगा दोनों की। डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, इसका मतलब स्पीड बतानी है। ईच फ्रेगमेंट, दोनों फ्रेगमेंट की स्पीड बतानी है। तो कैसे करेंगे दोस्तों? ये बहुत आसान है भाई, जरा सोचिए। एक्सप्लोजन होने से पहले इसका मोमेंटम जो था बाद में वही रहना चाहिए। अच्छा, मोमेंटम जो है क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में था इनिशियली, तो फाइनल मोमेंटम भी क्या रहना चाहिए? इनिशियल डायरेक्शन में रहना चाहिए। आप बोलोगे सर क्यों मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए? बिकॉज इंटरनल फोर्सेस लग रहे हैं। एक्सप्लोजन जो होता है वो अंदर इंटरनल फोर्सेस की वजह से हुआ है भाई, ठीक है। तो एक तरह से आप ये कह सकते हो कि भाई आपका मोमेंटम यहाँ पे कंजर्व रहेगा। तो चलिए जरा देखते हैं, मुझे बताइए एक्सप्लोजन होने से पहले मोमेंटम क्या था। मैं डायरेक्शन ले लेता हूं भाई, ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इसको मैं आई कैप बोल रहा हूं और इसको मैं जे कैप बोल रहा हूं। तो अगर मैं मोमेंटम कंजर्व करूं, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में करते हैं। ऑब्वियसली वर्टिकल में भी होगा, हर डायरेक्शन में आप मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो। दो कंपोनेंट लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, ठीक है। आप बोलोगे सर यहाँ पे लेकिन एक एक्सटर्नल फोर्स तो लग रहा है ना, ग्रेविटी। बात तो सही है भाई, ग्रेविटी जो है वो एक्ट कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स। और जब एक्सटर्नल फोर्स काम करता है तो कंजर्व कर सकते हो क्या मोमेंटम को? वाई डायरेक्शन में आप मोमेंटम को कंजर्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि वाई डायरेक्शन में लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वाई डायरेक्शन में तो आप मोमेंटम को कंजर्व नहीं कर पाओगे। तो मैं यहां पे एक आइडिया दे रहा हूं आपको कि यहां पे स्टिल हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे वाई डायरेक्शन में भी। क्यों? क्योंकि जो ग्रेविटी का काम हो रहा है, नो डाउट ग्रेविटी फोर्स वाई डायरेक्शन में लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, बट जो एक्सप्लोजन हुआ है इसके अंदर वो इतने कम टाइम का हम अज्यूम करके चलेंगे कि उस स्मॉल टाइम के दौरान जो आपका एक्सटर्नल फोर्स का जो इंपल्स है वो नेग्लिजिबल है, आप ये कह लीजिए, ठीक है। तो उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे दोस्तों। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स को हम इंपल्सिव फोर्स की तरह ट्रीट नहीं करेंगे यहां पे। तो वाई डायरेक्शन में भी हम मोमेंटम को कंजर्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा जो एक्सप्लोजन का जो टाइम है वो बहुत ही माइन्यूट है। आप इस तरह से इसको अज्यूम करके चलोगे, थोड़ा बहुत अजम्पशन तो आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो जरा देखिए दोस्तों, अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम को कंजर्व करूं तो मैं बोलूंगा कि एक्सप्लोजन होने से पहले 600 × 4
ये आई कैप, ये मेरा मोमेंटम था, इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखते हैं। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये जो बी है इसका मास है 2.5 और इसकी जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो स्पीड आएगी वो आएगी वी बी cos 30, cos 30 इज √3/2। ठीक है भाई, आई कैप, सही है जी। ये तो इसका मोमेंटम हो गया, वी बी cos 30 कर दिया, cos 30 इज √3/2, ठीक है, और आई कैप की तरफ लिख दिया। अब आइए वी ए, तो माइनस क्या बनेगा 1.5 इसका मास हो गया और ये आ गया वी ए cos 45। ठीक है जी, ये लो जी, इसका जो मोमेंटम होगा वो इस तरफ होगा, ठीक है, इसलिए मैंने माइनस में लिखा है। तो एक्सप्लोजन होने से पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, आई कैप की तरफ देख रहा हूं मैं, पहले ध्यान रखना। तो एक्सप्लोजन होने से पहले ये मोमेंटम था, बाद में ये है। अब ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करूं तो सीधा सीधा ये कह सकते हो, आई कैप तो हट जाएगा, 2400 इज इक्वल टू 5√3/4, इसको 5/2 लिख देता ना, तो 5√3/4 वी बी माइनस ये 3/2 लिख देता हूं, तो 3/2√2 वी ए। ठीक है, इस तरह से लिख देता हूं। और ये भी आई कैप है, ये भी आई कैप है, सब कुछ आई कैप की तरफ है। ये पहली इक्वेशन होगी दोस्तों। अब आइए वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में देखते हैं दोस्तों कि वाई डायरेक्शन में मेरा जो है वो मोमेंटम पहले इनिशियली क्या था, 0 था, तो बाद में भी 0 ही रहना चाहिए। तो बाद में क्या होगा, बाद में जरा देखते हैं, इसका ऊपर की तरफ है, इसका नीचे की तरफ है, तो दोनों का जो वैल्यू होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही ऑपोजिट हैं। तो बराबर होगा और ऑपोजिट होगा तो कैंसिल कर जाएगा, और जो इनिशियल मोमेंटम होगा उतना ही मेरा फाइनल मोमेंटम हो जाएगा। तो इनिशियल मोमेंटम एक्सप्लोड होने से पहले 0 था वाई डायरेक्शन में। अब फाइनल मोमेंटम क्या बनेगा, इसका जरा देखें, तो वी ए बाई √2 इंटू 1.5, ये ऊपर की तरफ जाएगा भाई इसका मोमेंटम, और इसका मोमेंटम जो है वो नीचे की तरफ होगा, तो माइनस वी बी साइन 30 इज हाफ वी बी बाई 2 इंटू 2.5। सही है भाई, एक बार जरा देख लीजिए, ठीक है। तो इसका भी साइन 45 हो जाएगा ना, तो वी ए m इंटू वी ए इंटू साइन 45, साइन 45 इज 1/√2। ठीक है, अच्छा ये बराबर की इधर 0 आएगा, तो यहां से अगर आप सोल्व करोगे दोस्तों तो ये क्या बन जाएगा, इसको मैं 5/2 लिख देता हूं, तो 5 हो गया और नीचे 4 आ जाएगा यहाँ पे। इसको मैं 3/2 लिख देता हूं, तो यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ पे 2√2 हो गया। सही है जी। अब जरा देखो, यहां से अगर मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो ये बन जाएगा 3va/2√2 इज इक्वल टू 5vb/4। ये कट गया यहां से 2, तो यहां से va की वैल्यू आ गई मेरे पास, va इज इक्वल टू 5√2vb, देखो √2 इधर चला गया, 5√2vb/6। एक बार जरा देख लीजिए अभी, तो स्पीड की रिलेशन आ गई va एंड vb की, वो मैं यहां पे पुट कर देता हूं भाई। तो अल्टीमेटली मेरे पास दोनों की स्पीड आ जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू यहां पे पुट कर दोगे तो दोनों की स्पीड आ जाएगी। तो क्या बनेगा बताओ जरा, ये बन जाएगा 2400 इज इक्वल टू 5√3/4 vb को चलो vb पड़ा रहने देते हैं, माइनस 3/2√2 va, और va की वैल्यू जो है vb की टर्म में पुट कर देता हूं 5√2/6, 5√2/6 इंटू vb। तो √2 से √2 कट गया दोस्तों, ठीक है, 3 से ये कट गया, तो क्या बना बताओ जरा, ये बन गया 2400 इज इक्वल टू 5√3/4 माइनस, ऊपर क्या रह गया, ऊपर रह गया 5, नीचे रह गया 4, तो 5/4 रह गया नीचे, और vb मैंने कॉमन ले लिया। अब बताओ इसको अगर मैं इधर लेके आऊंगा तो क्या बन जाएगा बताओ, 2400 इंटू 4/5 कर दो, ये 4 ऊपर चला गया, 5 नीचे आ गया, और एक और आएगा √3 - 1, ये बन जाएगा मेरा vb। एक बार चेक कर लो भाई, 2400 इंटू 4 बन गया, इस 5 को नीचे ले आता हूँ, √3 - 1 को भी नीचे ले आता हूँ, तो ये बन गया मेरा vb। इसका मतलब मुझे इस फ्रेगमेंट की स्पीड का पता चल गया। vb आ गया तो va भी आ जाएगा भाई, तो वो आप खुद से कर लेना, मैं ये कैलकुलेट करके बता देता हूँ कि आपको क्या बनेगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2400 इंटू 4 डिवाइड बाई 5√3 - 1। ठीक है, तो ये जो कैलकुलेट हो गया आएगा वो आएगा 2622.76 मीटर पर सेकेंड। एक मिनट देखो भाई, कुछ गड़बड़ हो गई क्या, आई थिंक ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो इतने स्पीड से ये फ्रेगमेंट आपका जो है वो निकलेगा।
चलिए अब अगर VA को भी मैं निकालना चाहूं तो VA की वैल्यू क्या बनेगी, तो इसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक बार मैं चेक भी कर लेता हूं, आप लोग भी चेक कर लो भाई, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए मुझसे, क्योंकि मैं सिर्फ कैलकुलेशन मिस्टेक कर सकता हूं। हाँ जी, तो जरा देखिए ये बनेगा 3090.96 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गई, VA की स्पीड आ गई है, मतलब फ्रेगमेंट A की स्पीड आ गई है। अब सुनो, अगर दोनों की स्पीड मेरे पास आ गई है तो DB एंड DA की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करोगे, अगर आप ध्यान से देखें तो ये 60 मीटर है और इसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी है डाउनवर्ड। फ्रेगमेंट B की बात कर रहा हूं भाई, फ्रेगमेंट B के बाद डाउनवर्ड वेलोसिटी भी है। तो आप क्या करोगे, आप ये टाइम निकाल सकते हो कि कितने टाइम में यहां से यहां पे पहुंचेगा, मतलब इस लेवल पे आएगा। कैसे निकालोगे जरा देखिए, तो अगर मैं इसकी डाउनवर्ड वेलोसिटी की बात करूं फ्रेगमेंट B की, तो डाउनवर्ड वेलोसिटी क्या बनेगी इसकी, y कैप की तरफ या y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी बनेगी वो क्या बनेगी, या स्पीड निकाल लो डाउनवर्ड। VB की वैल्यू पता है 2622.76 है, इनटू क्या कर दो, इनटू sin 30/2 कर दो भाई। ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है डाउनवर्ड, इतना मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, माइनस जे कैप की तरफ। सही है जी, डाउनवर्ड आ जाएगा। अब बताओ 60 मीटर को डिस्प्लेस होने में कितना समय लगेगा इसको, तो उसके लिए आप क्या करोगे बताओ जरा, 60 माइनस जे कैप, ठीक है भाई, ये डिस्प्लेसमेंट है, इज इक्वल टू माइनस 2622.76/2, काइनेमेटिक्स लगा रहा हूं भाई मैं, ठीक है, प्लस हाफ 9.81 और ये भी माइनस जे कैप की तरफ है भाई, हाफ, तो S इक्वल टू यूटी, यहां पर टी भी लिखो भाई, यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये आ जाएगा दोस्तों। अब माइनस जे हटा दो हर तरफ से, इधर से माइनस जे हट गया, यहां से भी माइनस जे हट गया और यहां से भी माइनस जे हट गया। ठीक है भाई, ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है दोस्तों। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करके मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा कि फ्रेगमेंट A का जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, मैं A कर देता हूं इसको, सॉरी B का, फ्रेगमेंट B का जो टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा वो क्या आएगा। और एक बार टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाए उसके बाद हम क्या करेंगे, जो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उसको मल्टीप्लाई कर दो, DB आ जाएगा। तो चलिए जरा निकालते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल देता हूं मैं। तो इस इक्वेशन को सोल्व कैसे करोगे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना आप जानते हो भाई, मैं कैलकुलेटर से सोल्व कर देता हूं, आप लोग डायरेक्ट सोल्व करें बिना कैलकुलेटर के। ठीक है, तो ये है 2622.76 डिवाइड बाई 2 कर दो। ठीक है, ओके, तो यहां पे जो मेरे पास वैल्यू आई है ये है 0.0457 सेकेंड। ठीक है जी, ये वैल्यू आई है मेरे पास टी की। तो अब जरा देखिए, अब हम क्या करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट मुझे पता चल गया कि 60 मीटर को जो है ना कितने टाइम में ये नीचे पहुंचेगा। अब आइए ये डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, तो इस टाइम ऑफ फ्लाइट को मल्टीप्लाई कर दो इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से। तो इसका मतलब है अगर मैं DB को कैलकुलेट करूंगा तो DB इक्वल टू 0.0457 इनटू इसकी जो स्पीड है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो 2622.76 इनटू cos 30 इज √3/2, √3/2। सही है जी, इस तरह से आप ये निकाल सकते हो। तो इसकी वैल्यू मैं आपको बता देता हूं कि कितना है, 0.457 इनटू 2622.76 इनटू √3/2 और करना है भाई। ठीक है, तो ये जो वैल्यू निकल के आ रही है, ये निकल के आ रही है 103.8, कम्स आउट टू बी 103.8 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर। तो इतना आपके पास DB आ गया। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, ऐसे आप DA निकाल सकते हो। तो DA आप जो है ना खुद कैलकुलेट करें। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया। अब चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं इसको रब कर रहा हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो जरा देखिए। एक और क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सोचिए कुछ इस तरह का मैं ले रहा हूं कि मेरे पास
एक कन्वेयर बेल्ट है, और यहां पे मोटर लगी हुई है, और नीचे इसके टायर लगे हुए हैं, मतलब ये रोल कर सकता है नीचे वाले सरफेस के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे फ्रिक्शन आप नेग्लेक्टिव मानो कि फ्रिक्शन मेरा नेग्लेक्टेड है, ठीक है, ऐसे मान लो या जैसा भी आपको सही लगे, ठीक है। अब जो देखो यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये कन्वेयर बेल्ट मान लीजिए 250 किलोग्राम का है, ये जो है ये 80 किलोग्राम का है, ये ब्लॉक ए, और दूसरा ब्लॉक जो है वो समवेयर यहाँ पे रखा हुआ है, और ये भी 80 किलोग्राम का है, ठीक है जी। ये रेस्ट पे रखे हुए हैं, सब कुछ रेस्ट पे है। अब क्या हुआ, मोटर ने एकदम से चलना स्टार्ट कर दिया, हमने मोटर को स्टार्ट कर दिया सच दैट ये जो बेल्ट है ये 1 मीटर पर सेकंड से अब आगे जाना शुरू हो गया। आपको बताना है कि जैसे ही ऑब्वियसली यहां पे पहले बी गिरेगा और फिर ए गिरेगा, जब दोनों गिर चुके हैं तो इस कन्वेयर बेल्ट की क्या स्पीड आएगी, और गिरने से पहले भी क्या स्पीड थी ये भी आपको बताना है। गिरने से पहले मतलब जब ये इसके ऊपर ही है तब क्या स्पीड थी, जब बी गिरा तब क्या स्पीड आएगी कन्वेयर बेल्ट की, और जब ए गिरा तब क्या स्पीड आएगी कन्वेयर बेल्ट की। क्या स्पीड में कोई बदलाव आएगा, अपने को ये समझना है। जब मैं बी एंड ए को यहां से गिरा रहा हूं तब, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ऐसा ही क्वेश्चन हमने एक और किया था जिसमें हम एक बलून था और उसके अंदर हमने उसमें बंदे जो थे वो हवा में जा रहे थे, उन्होंने कुछ बैग गिराया था अगर आपको याद हो, ठीक है। तो उस केस में आपका जो बलून की स्पीड थी वो चेंज हो गई थी, ठीक है, और वो बलून कुछ हाइट डिस्टेंस कवर कर चुका था अच्छी खासी, जब आपने 40 किलोग्राम का बैग जो है वो नीचे जमीन पे गिराया था, अगर आपको याद हो क्वेश्चन। लेकिन यहां पे थोड़ी कहानी डिफरेंट है। यहां पे कैसे डिफरेंट है, वहां पे अगर आपने देखा हो तो उस केस में जो ड्रैग फोर्स बलून के ऊपर जो ये यहां से जो फोर्स लग रहा था, आपको याद दिलाता हूं, वो बेसिकली इस तरह की सिचुएशन थी, जो यहां पे गैस की वजह से इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा था और जो इसका mg था वो पहले बराबर था। हॉट एयर की वजह से इस पे जो फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा था और जो mg था ये दोनों बराबर थे दोस्तों। बराबर होने की वजह से इसकी जो स्पीड थी वो पहले कांस्टेंट थी, स्पीड जो थी वो कांस्टेंट थी, और जैसे आपने 40 किलोग्राम का बैग यहां से गिराया तो उसके बाद ये mg कम हो गया, लेकिन ऊपर वाला फोर्स तो उतना ही रहा। तो उसकी वजह से क्या हुआ दोस्तों, उसकी वजह से इसकी जो स्पीड थी वो बदलना शुरू हो गई थी। एक तरह से ऊपर की तरफ फोर्स बढ़ने की वजह से उसकी वजह से एक इंपल्स क्रिएट हुआ। कितनी देर के लिए वो इंपल्स बना, जितनी देर में आपका टकराया है बैग नीचे जमीन पे, तो उतनी देर तक आपका ये कुछ स्पीड गेन कर चुका होगा, ये अब एक्सेलरेट होना शुरू हो गया। यहां पे लेकिन कहानी डिफरेंट है, यहां पे भी एक तरह से बैग गिर ही रहा है, ब्लॉक गिर रहा है, बट ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में गिर रहा है। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में गिरने से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई फोर्स पे फर्क नहीं ना पड़ेगा। पॉइंट को समझिए भाई, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे अगर आप सिचुएशन को देखें तो प्योरली डिफरेंट है जो पहली वाली सिचुएशन थी उससे। जरा देखिए कैसे, अगर मैं यहां पे अगर इसको एक्सप्लेन करना चाहूं तो पहले ये रुका हुआ था, सब कुछ रेस्ट पे था। अब अगर ये रेस्ट पे था तो इसका मतलब इसका जो मोमेंटम था वो 0 था, और इसका अपना एक सेंटर ऑफ मास भी था कहीं पे, बिकॉज इसका अपना सेंटर ऑफ मास कहीं पे होगा, इसका अपना सेंटर ऑफ मास कहीं पे होगा, इसका अपना, तो तीनों का रिजल्टेंट कहीं पे, इस पूरे सिस्टम का अपना सेंटर ऑफ मास रहा होगा कहीं पे। अब जैसे ही मोटर ने चलना स्टार्ट किया, अब मोटर का जो फोर्स है वो तो इंटरनल फोर्स है ना, वो तो इनके अंदर का फोर्स है ना भाई। तो एक तरह से आप ये कह सकते हो कि भाई उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका जो सेंटर ऑफ मास है वो मूव नहीं करेगा, सेंटर ऑफ मास की लोकेशन वहीं की वहीं रहनी चाहिए। क्यों भाई, क्यों वहीं की वहीं रहनी चाहिए? बिकॉज कोई एक्सटर्नल फोर्स आपने लगाया ही नहीं। अगर आपने सिस्टम ऑफ पार्टिकल का कंसेप्ट याद हो आपको, तो उसमें हमने पढ़ाया था कि जब भी कोई एक्सटर्नल फोर्स होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो यहां पे एक्सेलरेशन 0 आएगी क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है, लेकिन इंटरनली जो ब्लॉक है वो तो आगे मूव कर रहे हैं भाई। तो अगर ये दो ब्लॉक आगे 1 मीटर पर सेकंड से बेल्ट की हेल्प से मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो नीचे वाला कन्वेयर बेल्ट है इसको फिर पीछे मूव करना पड़ेगा, सो दैट सेंटर ऑफ मास की जो लोकेशन है वो वहीं की वहीं रहे। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि ये मेरा 1 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है, लेकिन एक चीज और ध्यान देने वाली चीज है यहाँ पे, क्या कि ये जो 1 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है ये किसके रेस्पेक्ट में जा रहा है? ये कन्वेयर बेल्ट के रेस्पेक्ट में जा रहा है, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं जा रहा है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहां पे एक इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम ले लेंगे। ये आई कैप है, ये मेरा जे कैप है, और ये मेरा ओ पॉइंट है। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई ये जो स्पीड आपकी है, इस ब्लॉक की जो स्पीड बनेगी, तो आप ये कह सकते हो
वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी विद रिस्पेक्ट टू कन्वेयर बेल्ट, ये जो बनेगी ये क्या होगी, ये 1 आई कैप होगी। ऐसे ही आप कह सकते हो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए विद रिस्पेक्ट टू कन्वेयर बेल्ट, ये भी 1 आई कैप होगा भाई। बट हमें तो ये देखना है कि भाई विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगी, तो तभी तो आप सेंटर ऑफ मास को स्टेशनरी रख पाओगे या मोमेंटम को जीरो करोगे, एक ही बात है भाई। यहां पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, तो यहां पे मोमेंटम को आप कंजर्व कर सकते हो। तो मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए मोमेंटम लिखना तो पड़ेगा ना यार, और मोमेंटम के लिए आपको जो स्पीड चाहिए या वेलोसिटी चाहिए वो कौन सी चाहिए बताओ, वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए। आप एक इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से मोमेंटम को कंजर्व करोगे, ठीक है। तो इसका मतलब है यहां पे मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहां पे मुझे अब इनकी स्पीड या वेलोसिटी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अब आप बताइए, सबसे पहले काम करता हूं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालता हूं, तो इट कम्स आउट टू बी वेलोसिटी ऑफ कन्वेयर बेल्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू कन्वेयर बेल्ट। इस तरह से आप लिख सकते हो भाई। तो यहां से अगर मैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालूंगा तो इट कम्स आउट टू बी वेलोसिटी ऑफ कन्वेयर बेल्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कन्वेयर बेल्ट की वेलोसिटी को मैं वी नोट मान लेता हूं, इस तरफ मैं मान लेता हूं कि ये वी नोट से जा रहा है पीछे की तरफ, तो आपको लिखोगे माइनस वी नोट आई कैप प्लस वेलोसिटी ऑफ ए ब्लॉक ए विद रिस्पेक्ट टू कन्वेयर बेल्ट, तो ये आई कैप हो गया। ऐसे ही अगर मैं वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालूं ब्लॉक बी, तो इट कम्स आउट टू बी वेलोसिटी ऑफ कन्वेयर बेल्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू कन्वेयर बेल्ट, ठीक है। इस तरह से लिखोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस वी नॉट आई कैप, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ऐसे ही वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जाएगा, वो आएगा 1 माइनस वी नॉट आई कैप। ये बन जाएगा भाई ब्लॉक ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और ब्लॉक बी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और कन्वेयर बेल्ट की बनेगी वी नॉट माइनस आई कैप। तो अब अगर मैं यहां पे मोमेंटम को कंजर्व करूंगा, तो चलने से पहले कोई जीरो मोमेंटम था, तो चलने के बाद भी मोमेंटम जीरो ही होगा। आप इस तरह से भी कह सकते हो, या सेंटर ऑफ मास से भी कह सकते हो कि सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा, इसका मतलब नेट वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की जीरो कर दो। और नेट वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की जीरो कैसे होती है बताओ जरा, v सेंटर ऑफ मास क्या आएगा बताओ जरा, वो आएगा m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 डिवाइड बाई कैपिटल M, और ये जीरो कर दो। तो एक तरह से देखा जाए तो मोमेंटम को ही कंजर्व किया है आपने, तीन पार्टिकल ना A, B एंड कन्वेयर बेल्ट C, तो तीनों का मोमेंटम जो है सम जीरो कर दिया उसको। तो सेम वही है, मोमेंटम कंजर्वेशन ही लगाया भाई, चलने से पहले मोमेंटम जीरो था, बाद में मोमेंटम जीरो है, तो उसी तरीके से तो आप कर रहे हो। तो चाहे तो आप सेंटर ऑफ मास का हिसाब से देखो, चाहे आप डायरेक्ट मोमेंटम कंजर्वेशन से लगा दो। तो आप बताओ यहाँ पे क्या बनेगा। तो यहाँ पे अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो ये 80 इंटू 1 माइनस वी नोट एंड 1 माइनस वी नोट इसका, तो 80 क्या हो जाएगा। चलो इसका ए का लिखते हैं पहले, मोमेंटम ए का लिखेंगे, मास इसका 80 है और 1 माइनस वी नोट, ये इसका मोमेंटम हो गया आई कैप की तरफ। फिर आ जाओ दूसरा, ये 80 और ये इसकी वेलोसिटी होगी 1 माइनस वी नोट, ये भी आई कैप हो गया। अब आ जाओ यहाँ पे, माइनस क्या हो जाएगा 250 इंटू वी नोट, और ये माइनस आई कैप की तरफ है, ये जो मोमेंटम है माइनस आई कैप की तरफ है, ठीक है। तो टोटल मोमेंटम जो है वो क्या बनेगा, जीरो। अब यहां से अगर आप सोल्व करोगे तो ये बन जाएगा 160 माइनस 250 प्लस 160, वी नॉट इक्वल टू जीरो। यहां से वी नॉट की वैल्यू आ जाएगी 160 डिवाइड बाई, अगर आप इसको ऐड करोगे तो 350 प्लस 60 410, ये कट गया। तो ये मेरे पास क्या आ गया जरा देखते हैं, तो बन जाएगा 16/41, ये बनेगा मेरे पास 0.390 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो कन्वेयर बेल्ट है ये आपका इस तरफ चलना शुरू हो जाएगा 0.390 मीटर पर सेकेंड से। चलिए बहुत बढ़िया। अब सुनिए, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, और सेंटर ऑफ मास वहीं पे है भाई। रिजल्टेंट जो इन तीनों का सेंटर ऑफ मास आएगा वहीं पे लाई करेगा, वो नहीं मूव करेगा क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। अब जब ये पहला गिरेगा, गिरते ही ये यहां पे इस सरफेस पे आ जाएगा, तो क्या अब आप ये बोलोगे कि सेंटर ऑफ मास जो है वो अब आपका मूव करना शुरू कर देगा? हाँ, अब मूव करना शुरू कर देगा सेंटर ऑफ मास, क्योंकि दो सिचुएशन है। जैसे अगर ये गिरेगा यहां पे, अगर ये गिरेगा तो दो सिचुएशन है, या तो ये फ्रिक्शनलेस है और उस पर ये चलता ही रहेगा 1 मीटर पर सेकंड से ही चलता रहेगा। तो अगर ये 1 मीटर पर सेकंड से चलता रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, सेंटर ऑफ मास वहीं का वहीं है। ये भी 1 मीटर पर सेकंड से ब्लॉक बी गिरने के बाद चल रहा है, और ब्लॉक ए इसके स्टिल ऊपर ही है, और वो भी 1 मीटर पर सेकंड चल रहा है। और ये आपका क्या रहेगा, 250 जो 250 किलोग्राम वाला है वो आपका 0.390 मीटर पर सेकंड चलता रहेगा वैसे ही।
गिरने के बावजूद भी हम फ्रिक्शनलेस सरफेस ही ले रहे हैं इसको। तो अगर ये फ्रिक्शनलेस मान रहे हो और ये मान रहे हो कि गिरने के बाद भी उसी स्पीड से चल रहा है, तो इस स्पीड में कोई फर्क नहीं आएगा, चाहे ब्लॉक ए गिरे, पहले बी गिरे, फिर उसके बाद ए गिरे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गिरने के बाद भी तो 1 मीटर पर सेकंड से हॉरिजॉन्टली चल रहे हैं। समझिए इस चीज को। तो इसका मतलब इनका इसकी स्पीड में कोई बदलाव नहीं आएगा, सेंटर ऑफ मास आपका रेस्ट पे ही रहेगा, चाहे बेशक ये इससे गिर जाए स्लाइड होके। बट जरा सोचिए अगर सिचुएशन ऐसी होगी भाई ये जो है ये आपका फ्रिक्शन वाला है, जैसे गिरा ब्लॉक यहां पे रुक गया, सोचिए ब्लॉक की वेलोसिटी एकदम से 0 हो गई, तो क्या तब भी आपका सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा क्या? तब भी आपका सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा, तब मूव करेगा सेंटर ऑफ मास। आप बोलोगे सर अब क्यों मूव करेगा? क्योंकि आप खुद सोचिए, जैसे गिरा इस ब्लॉक के ऊपर अब एक एक्सटर्नल फोर्स काम करना शुरू कर गया। कौन सा? फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन अगर काम करेगा तो आप ये समझिए एक्सटर्नल फोर्स आ गया, तो उस केस में सेंटर ऑफ मास की कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ जाएगी, सेंटर ऑफ मास की कोई ना कोई वेलोसिटी बनेगी। अच्छा, क्या इसकी वेलोसिटी में बदलाव आएगा अगर मैं ये फ्रिक्शन वाला सरफेस ले लूं तो? कि ये फ्रिक्शन वाला सरफेस है और इसके ऊपर जैसे गिरा तो क्या इसकी वेलोसिटी में कोई फर्क आएगा? नहीं भाई, इसकी वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं आएगा। आप बोलोगे क्यों सर, मोमेंटम को तो कंजर्व करना चाहिए, गिरने के बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो गई तो इनकी वेलोसिटी हमें अलग से निकालनी चाहिए। नहीं, अब मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा ही नहीं। क्यों नहीं लगेगा बताओ? क्योंकि जैसे ही यहां पे गिरा है, गिरने के बाद एक्सटर्नल फोर्स आ गया भाई, और उस केस में मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे लगाओगे? तो उस केस में जितनी वेलोसिटी अटेन कर चुका है, इसको क्या लेना देना कि वो गिरने के बाद कहां रुका है कि चला है, ये तो अपने उसी वेलोसिटी चलता रहेगा। पॉइंट को समझिए। तो इसका मतलब है अगर ये ऊपर है तब भी ये इसी वेलोसिटी से चलेगा, अगर ये गिर गए हैं इससे तब भी ये इसी वेलोसिटी से चलता रहेगा, अगर एक ब्लॉक गिर गया है तब भी इसी वेलोसिटी से चलता रहेगा। नीचे वाला सरफेस चाहे फ्रिक्शनलेस हो चाहे विद फ्रिक्शन हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इवन अगर मैं दोनों ब्लॉक को एक साथ लगा भी देता यहां पे, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कन्वेयर बेल्ट जो है ये इसी वेलोसिटी से चलता रहता। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया कि किस तरह से मैं इसको सोल्व कर रहा हूं, किस तरह से मैं इसको, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात हो रही भाई। ठीक है, यहां पे सारे इंटरनल फोर्सेस मेरे काम कर रहे हैं, ये चीज भी आपको नोट करनी है। ठीक है, तो चलिए आज का जो एपिसोड है इसमें हम इतना ही करेंगे दोस्तों। अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, और कुछ और अच्छे बेहतर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।